नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक पैदावार के लिए करें आलू की उन्नत विधि से बुवाई। जैविक खेती में वरदान है ट्राइकोडर्मा का उपयोग। आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं। इसकी बाजार में मांग साल भर रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उपयुक्त है। तो आलू की खेती से अधिक उपज मिले, इसके लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करके बुवाई करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं और आलू ऐसा फसल है जो सब्जियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सभी सब्जी में मिला करके किया जाता है। तो लोगों को ये ध्यान में रहता है कि हमें अगेती आलू लेना है, तो उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट रहता है कि ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी ठीक है कि बढ़िया है। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हल्की दोमट अच्छी जल निकास वाली ऊपरी भूमि से इसकी बुवाई करना सर्वोत्तम होता है। और ये आपको लगाने के लिए ये अच्छा रहेगा कि खेत की बढ़िया ढंग से जुताई कर लें, मिट्टी पलटने वाला हल से जोत दें और मिट्टी भुरभुरी हो जाए, थोड़ी गहरी जुताई हो जिससे मिट्टी मिले, और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद अगर संभव हो तो 100 कुंतल, और अगर बढ़िया ढंग से आपको उपलब्ध है तो मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लगभग 100 से 200 कुंतल तक जा सकते हैं। और इसके साथ साथ उसमें जो उर्वरक की मात्रा की बात होती है, तो उसमें उर्वरक नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 120 किलोग्राम और सल्फर भी आजकल बोला जाता है 24 किलोग्राम। इसमें से ये यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें तथा शेष बची यूरिया की आधी मात्रा को बुवाई 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय डालें। तो उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट रहता है कि ये वैरायटी अच्छी है, ये वैरायटी ठीक है कि बढ़िया है। ICAR से निकाली गई वैरायटियां हैं, तो उसमें कुछ अगेती हैं जो 80 से लेकर के 90 दिन हो जाती हैं, जैसे कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी अरुण। तो ये जो वैरायटियां 80 से 90 दिन में हो जाती हैं, तो ये अगेती आलू के अंतर्गत माना जाता है। और जो आप बीज ले आएंगे, तो बीज का साइज लगभग 20 से लेकर के 25 ग्राम रहना चाहिए, जिसमें आपका जितना ग्राम का साइज रहेगा उतना कुंतल आपको लगेगा। अर्थात आपको 20 से 25 किलोग्राम, अगर बड़ी साइज हो जाता है 25 से 30 ये ग्राम का एक एक टुकड़ा, क्योंकि इस समय जो लगाते हैं उसको कट आलू नहीं लगाते हैं, गोटा लगाते हैं, क्योंकि सड़ने की संभावना रहता है। तो वहाँ पर 25 से 30 अगर ग्राम का है तो 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर लगेगा। तो इसको पहले बीज को जो है एगलाल 0.5% की दर से इसको उसके ऊपर बीज के ऊपर लगाना चाहिए, मतलब घोल में डाल देना चाहिए। 0.5 मतलब 1 लीटर में 5 ग्राम एगलाल या बेबीस्टीन 0.1% के घोल में 30 मिनट तक डुबाना चाहिए। डुबाने से क्या होता है कि उसमें फंगल का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, और दीमक को रोकने के लिए आपको क्लोरोपाइरिफास 20 EC का जो 2.5 लीटर दवा लगता है प्रति हेक्टेयर, इसको दीमक रोकने के लिए क्लोरोपाइरिफास को 2.5 लीटर आप 5 से 6 लीटर पानी में घोल बना करके ज़मीन के ऊपर छिड़काव कर दें, जिससे वहाँ पर दीमक की समस्या न आए। किसान भाइयों, इसके अलावा आप आलू की बुवाई प्लांटर मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए खेत को भली भांति तैयार करके उपचारित आलू के कंदों को प्लांटर की बॉक्सों में डालें।
ध्यान रहे कि जहाँ तक संभव हो आलू के समान आकार वाले कद्दू का प्रयोग बुवाई के लिए करें। इससे मजदूरों की बचत तो है ही, साथ ही फसल की बढ़वार और उत्पादन भी अधिक मिलता है। पानी की ज़रूरत पड़ता है तो 8 से 10 दिन के अंतर पर आप समय समय पर इसमें पानी देते जाएंगे, और या तो आपको हल्का फुल्का बरसात मिलता है तो ठीक है, अन्यथा 8 से लेकर के 10 दिन पर इसका आपका सिंचाई देते जाएंगे। और ध्यान रखें कोई फंगल प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर जो फंगिसाइड है उसको यूज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जो प्रदर्शन को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने राज्य में किसान भाई करते हैं, और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई समय से कर दी थी उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप होता है जो फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसीलिए आप सिंघाड़े की फसल में इन सभी कार्यों को किस तरह करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। अभी वर्तमान स्थिति में सिंघाड़े की जो खेती है वो कहीं कहीं पर वानस्पतिक वृद्धि के स्तर पे होगी, कहीं कहीं पर पुष्पन की अवस्था में होगी, और जिन किसान भाइयों ने इसकी रोपाई जल्दी कर दी होगी तो वो कहीं कहीं पर फल भी आने शुरू हो गए होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंघाड़े की खेती में खरपतवार प्रबंधन की। जिस भी खेत में आप सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं उस तालाब में अन्य जो खरपतवार हैं, जो जली खरपतवार हैं, जैसे जलकुंभी हो गई या ऐसे अजोला हो गई या ऐसे कई फर्न या शैवाल जो भी अगर आपके खेतों में हैं या तालाब में हैं, तो आप सब लोगों को सब खरपतवारों को निकाल कर खेत से दूर कर दें। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। जहाँ पर फसल की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी है वहाँ पर तो आपको रासायनिक खाद उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि फसल थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आप 19-19-19 NPK का आता है प्रोडक्ट, तो वो आप 1 से 1.5 किलो की मात्रा जो है प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। और जहाँ पर किसान भाइयों अगर आपकी फसल पुष्पन की अवस्था में है तो वहाँ आप 05234 भी 1 से 1.5 किलो 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर आप पूरे खेत में अच्छे तरीके से उसका छिड़काव कर दें। फल बनने अगर शुरू हो गए हैं तो वहाँ पर आप 0050 जिसमें सिर्फ पोटास की मात्रा रहती है, आप उसका भी 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। सिंघाड़े की फसल में अगर फसल सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो इस समय जो है सिंघाड़े में सिंघाड़ा भृंग, जो सिंघाड़ा बीटल भी उस कीट को बोलते हैं, जो कि एक उड़ने वाला कीट है छोटा सा, और वो भूरे से पीले रंग के दिखाई देते हैं।
तो ये क्या करता है कि पत्तियों का रस चूसता है और काट लेता है और अंडे अपने देता है, तो वो मैगट भी जो है जब बाहर आते हैं तो ये भी फिर फल और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर आपको रोकथाम करना है तो आप नीम तेल 5 ml प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर अगर कीट पहुंच चुके हैं तो आप क्लोरोपेरिफास जो है एक कीटनाशी 2 ml प्रति लीटर की दर से आप उसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं इससे रोकथाम के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे कीट की। जो दूसरा प्रमुख कीट है वो है लाल सुंडी। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सिंघाड़ा की फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग है वो है दाहिया या छाछिया रोग, जिसमें क्या होता है कि पूरे तालाब में जो है दही जैसा एक आपको जमा हुआ दिखाई देता है पत्तियों के ऊपर। उसके प्रभाव से जो है पत्तियां गल जाती है, भोजन नहीं बना सकती है तो वो गल जाती है और जिससे पौधा जो है नष्ट हो जाता है। इससे भी जो है उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो आप जो है कोई भी अच्छा सिस्टमिक फंगीसाइड जैसा कि कार्बेंडाजिम हो गया, मेनकोजेब हो गया या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, आप कोई भी दवाई जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये जो है आपको निरंतर 8 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार दोहराना है। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती हैं। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां सिंघाड़े की खेती के लिए। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रति इकाई, प्रति एकड़, प्रति हेक्टेयर में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलेगा और आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। धन्यवाद। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान विभिन्न दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्राइकोडर्मा का फसलों में उपयोग कर रहे हैं और फसल से अच्छी पैदावार ले रहे हैं। वर्तमान समय में आधुनिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है दिनों दिन। तो आधुनिक खेती का मतलब एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ में एक प्रोडक्शन शुद्ध भी होना चाहिए, जो इंसानों के लिए खाने में किसी तरह का रासायनिक दुष्प्रभाव न करे। तो इसलिए आधुनिक खेती में एक जैविक जो कल्चर होते हैं उनका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिससे उपज की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इन रोगों के नियंत्रण पर दवाओं का खर्च भी अधिक लगता है। इन सब से बचने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आप फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो मृदा जनित रोगों को रोकता है। इसका प्रयोग कई फसलों में कर सकते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, कपास, सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, केला, राजमा, गोभी, मटर, सूरजमुखी इत्यादि। ये ट्राइकोडर्मा का होता है जो मुख्य रूप से फफूंदीनाशक के रूप में किसान उसको काम में लेते हैं। को बाजार में खरीदने के बाद में हम घर लाके उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका कल्चर का, और डेवलपमेंट करने के बाद में उसको हम खेती के उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग करने का दो तरह का तरीका होता है हमारा। एक होता है बेसल डोज में काम में लेना, जो बेड बनाते वक्त उसको काम में लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है ड्रिप के थ्रू उसमें फसल में अप्लाई करने का। तो इसको हम घर लाने के बाद में दो तरह से उसको डेवलप करते हैं। एक होता है पानी में सीधा उसको डेवलप करना, और दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट या गले सड़े खाद में उसको डेवलप करना। पानी में ड्रम में डेवलप करने के लिए हम उसमें एक पहले 200 लीटर का पानी का ड्रम लेते हैं, उसमें करीब 180 लीटर पानी डालते हैं। शुद्ध पानी हो, किसी तरह का पौंड का पानी काम में नहीं लेते हैं, शुद्ध पानी उसको काम में लेते हैं। और उसमें 2 किलो गुड़ एक अलग से एक उसमें ओटा कर और उसको ठंडा करके छान कर फिर उसमें 2 किलो गुड़ को उसमें ड्रम में डाल दिया जाता है। उसके बाद में जो कल्चर होता है, बाजार से लाया हुआ कल्चर या यूनिवर्सिटी से लाया हुआ कल्चर या एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय वगैरह से लाते हैं, तो उनको लाके उसमें ड्रम में छोड़ देते हैं। उसके साथ ही उसमें करीब आधा किलो हम बेसन मिलाते हैं, किसी भी तरह का दाल का बेसन हो। तो बेसन मिलाने के बाद में उसको हम डंडे से हिलाते रहते हैं। तो करीब 6 से 7 दिन तक इसको सुबह शाम दोनों टाइम उसको डंडे से हिलाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो झाग देना शुरू कर देता है। झाग देने के बाद में जब झाग शांत हो जाते हैं करीब 6 से 7 दिन के बाद में, तो उसको हम ड्रिप के थ्रू अप्लाई करने के लिए उसको छान कर कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बनाने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम उसको काम में ले लेते हैं। ट्राइकोडर्मा का खेतों एवं फसलों में इस्तेमाल करके कई रोगों जैसे जड़ गलन, तना गलन, बीज सड़न, आद्र गलन, उकठा इत्यादि की रोकथाम बहुत कम पैसे में आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में जड़ गलन रोग आ रहा है तो आप इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर ड्रेंचिंग करें, तो इससे आपकी फसल रोग से बच जाएगी और पैदावार अधिक मिलेगी। एक दूसरा तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट या सले गड़े सड़े उसमें गोबर में उसको डेवलप करने का। तो उसके लिए हम एक क्विंटल पहले सड़ी गली गोबर का खाद लेते हैं, या फिर उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट लेते हैं 1 क्विंटल, और उसमें 2 किलो हम ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर होता है लाया हुआ वो उसमें डालते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें अच्छी तरह से नमी करते हैं। करीब 50 से 60% नमी करने के बाद में उसको छाया में रखते हैं। छाया में रखकर उसको अच्छी तरह से टाट से हम ढक देते हैं, और उसमें नमी बनाए रखते हैं हमेशा करीब 10 दिन तक। और 10 दिन करीब 8 से 10 दिन बाद में उसमें दोबारा से फिर पलटी निकालते हैं एक बार, फिर उसमें नमी करते हैं, और फिर 8 से 10 दिन तक उसको फिर रख देते हैं। तो करीब 20 दिन के बाद में अच्छी तरह से कल्चर उसमें डेवलप हो जाता है, और उसको हम बेड बनाते वक्त उसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी तरह का अगर फंगस होता है हमारी ज़मीन में तो वो उसमें कंट्रोल हो जाता है ट्राइकोडर्मा से। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कनौर, जिला श्रीगंगानगर के पुनीत कुमार ने। आपने फसलों में नेमाटोड के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सूत्रकृमि या नेमेटोड की। नेमेटोड एक ऐसी समस्या है जो सब्जियों से लेकर दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और जो धान वाली फसलें हैं उनमें भी एक समस्या बनी रहती है।
सूत्रकृमि मुख्यतः चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ये जो सूत्रकृमि जो होते हैं या नेमेटोड जो होते हैं सामान्यतः मिट्टी में ही रहते हैं, तो इनके नियंत्रण की शुरुआत अपने को मिट्टी से करनी होगी। तो जब भी किसान भाई कोई भी फसल की बुआई करे, नीम की खड़ 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बुआई में आप उपयोग करें। इसके साथ कुछ जैविक नियंत्रक आते हैं जिनको वो गुणित करके बुआई से पूर्व खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैविक नियंत्रक है वो है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम। दूसरा जो मुख्य जैविक नियंत्रक है वो है पेसिलोमाइसिस लिलासिनस। तीसरा जो जैविक नियंत्रक है वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। उसके गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम खाद किसान है वो ले लें और उसको पक्के फर्श पे फैला लें। फर्श पे फैलाने के बाद में जो ये जैविक नियंत्रक है इनकी 1 से 4 किलोग्राम जो मात्रा है वो पाउडर मिला लें और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें और लगभग 7 से 10 दिन में ये इनका गुणन पूर्ण होता है। तो इनके गुणन को अच्छी तरह से करने के लिए किसान है रोजाना सुबह शाम उस पर थोड़ी थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी डालते रहें, जिससे नमी बनी रहेगी और उनका गुणन अच्छा हो जाएगा। गुणन अच्छा होने से इनकी जो संख्या है वो खाद में अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ये जमीन में जाएंगे तो उनकी संख्या अच्छी रहेगी और जमीन में जो पोषक तत्व है उनका इस्तेमाल करके ये जैविक नियंत्रक हैं वो गुणित होंगे। और जो नेमेटोड है उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे अंडे हैं, उसका जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसके ऊपर सीधा आक्रमण करके उनका नियंत्रण कर लेंगे। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। सब्जियों में सूत्रकृमि नियंत्रण करने के लिए लगभग 8 जो रो हैं उसके बाद में 1 रो है वो इसकी हजारिया गेंद की लगानी चाहिए। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो हजारिया गेंदा है उसकी जड़ से जो केमिकल निकलता है टेजिक्टिन, वो क्या है नेमेटोड को दूर भगाने या रेपेलेंट का काम करता है और उसके अलावा किसान को अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो जाता है। इसी तरह जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके जो पेरीफेरियो या थावड़े होते हैं उन थावड़ों में भी हजारे के फूल आप लगा के सूत्रकृमियों का काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह इन जैविक नियंत्रकों का आप गुणन करके सिंचाई के साथ में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको गुणित करने का तरीका क्या होता है, तीनों ही जैविक नियंत्रक चाहे वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम हो, पेसिलोमाइसिस लिलासिनस हो या फिर स्यूडोमोनास हो, इनको आप 200 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर डाल के और उसमें 1 किलो गुड़ डाल लें। उसके बाद 6 से 7 दिन इनका गुणन हो जाएगा। गुणन के बाद में आप लगभग 100 लीटर जो ये गुणित जैविक नियंत्रक हैं इनको 4.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ में आप सिंचाई के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रसायन भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कार्बोफिरान है, तो बुआई से पूर्व कार्बोफिरान है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका उपयोग भी करके किसान है जो नेमेटोड को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।